हेलो नमस्कार साथियों, आज का सेशन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के सेशन में जो है हम बात करने वाले आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस के ऊपर। आधुनिक भारत के इतिहास का सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत लोग तो ये बात सुन के ही डर जाते हैं, अरे इतिहास हमें पढ़ना है, इतिहास नाम सुन के उन्हें डर लग जाता है। देखिए, इतिहास जो है रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। तो ये सारी बात करेंगे। अच्छा, ये सेशन जो है क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से जो है क्वेश्चन, वो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या अदर कोई स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, वहाँ पे जो है इससे अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलता है हमें। तो सबसे पहले जो है इतिहास, तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भारत के इतिहास का काल विभाजन कैसे हुआ है और कितने क्रम में हुआ है। तो सबसे पहला होता है प्राचीन भारत के इतिहास, जब मानव सभ्यता का जब उदय हुआ, तो वहाँ से लेकर के 800 ईस्वी तक के जो भी घटना होता है वो हम जो है प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद जो है आ जाता है मध्यकालीन भारत के इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को जो है हम आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 800 ईस्वी से लेकर 1707 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ तक के जो घटना होता है वे सारे 800 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक की जो भी घटनाएं हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास में। वहीं अगर आपसे बात करें कि जो आज का सेशन है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं अच्छी तरह से आधुनिक भारत के इतिहास में, ये कहाँ से, जब औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है 1707 में, तो यहाँ से लेकर जो है 1947 तक के जो भी इतिहास में घटना है उसे हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। ये बात थोड़ा सा इसका काल विभाजन था जो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा इतिहास के ऊपर बात करते हैं, इतिहास के परिचय। तो इतिहास का परिचय का बात करें हम, तो इतिहास जो है आपका इति जोड़ ह जोड़ आस, इससे मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है ऐसा ही था। क्या? ऐसा ही था, या आप इसे बोल सकते हैं बीते कल की बात, कहानी, बीते कल की बात या कहानी, बीते कल की बात, बीते कल की बात। हम लोगों ने अभी इतिहास के काल विभाजन के बारे में देखा। 3 तरह से जो उसका काल विभाजन होता है, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास मानव सभ्यता से लेके 800 ईस्वी तक के जो भी घटना उस समय हुआ है उसके बीच में, उसे हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। वहीं मध्यकालीन भारत के इतिहास को जो है 800 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के बीच की जो भी घटनाएं हैं उस घटना को जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा आधुनिक भारत के इतिहास, जिस पे जो है आज का हमारा पूरा सेशन है, इसका सिलेबस जो है हम पढ़ने वाले हैं। ये जो है 1707 से लेकर 1947 तक की जो भी घटना है यहाँ पे हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इतिहास का अर्थ क्या है भाई साहब, तो इति जोड़ ह जोड़ आस, इससे मिलकर जो है इतिहास बना हुआ है और इसका अर्थ होता है ऐसा ही था या बीते कल की कहानी। एक गाना है, आप लोग शायद सुने होंगे, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। तो इस गाना के जो भी राइटर हैं वो इतिहास को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। ये बात जो है 100% सत्य है कि जो दौर बीत जाता है वो फिर से वापस नहीं आता है। इसलिए उस गाने में भी है, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा। लेकिन जो बीत जाता है, जिस तरह से कोई घटना अगर आपके पास्ट में हुआ रहता है, सेम उसी तरह का घटना जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में आ सकता है। तो इतिहास से जो है सीखने का चीज़ है कि हमें जब पास्ट में जो है कोई घटना उस प्रकार से घटित हुआ था तो उसका समाधान कैसे हुआ, तो वो सारी चीज़ जो है फिर प्रेजेंट में उस टाइप का होता है तो उससे सीखा जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इतिहास जो है सीखने का सब्जेक्ट है, ना कि रटने का।
तो इसमें इस गाने के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, इस दिल में तेरे सिवा कोई और ना आएगा। तो जो बीत गया ये दौर ना आएगा, यहाँ तक तो ये जो राइटर थे मतलब इतिहास को जानते थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस दिल में तेरे सिवा कोई और ना आएगा, यहाँ पे हमें लगता है ना, यहाँ पे जो राइटर हैं इस गाना का थोड़ा मतलब चूक कर गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इतिहास में जो है राजा महाराजाओं या मुग़ल शासक कोई हो, वो कई सारी शादियाँ करते थे। तो बताइए, एक अगर शादी, अगर जो बोल रहे हैं कि दिल में कोई और ना आएगा, तो फिर कई सारे शादियाँ कोई किसी से क्यों कर लेगा, कैसे कर लेगा। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा, एक औरंगजेब ही इकलौता एक शासक है जो मात्र 3 शादी किया हुआ था, बाकी सारे मुग़ल शासक जो है 4, 5, 6 ऐसे करके शादियाँ किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है इसके माध्यम से ये गाना यहाँ पे बोलने का मतलब यही था, समझाने का मतलब ये था कि जो है इतिहास से जो है आप सीखिए, समझिए, इसको रटना नहीं है। और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं तो निश्चित ही तौर पे ये गारंटी है कि इतिहास को हम समझाएंगे, सिखाएंगे, ना कि रटवाएंगे। चलिए अपने फिर आगे देखते हैं। तो आज का सेशन जैसे कि आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर था, तो सबसे पहले मतलब 3 प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। अगर वो 3 प्रश्न जो है नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम सारे लोग जो है मिल के जो वो 3 प्रश्न को क्रिएट करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है? दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, कितना पढ़ना है? पढ़ते पढ़ते, इतिहास तो ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते एक मतलब कि समुंदर की तरह है, उसमें डूब जाएंगे हम, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि कितना पढ़ना है। और तीसरा क्वेश्चन आपके ध्यान में आना चाहिए, कैसे पढ़ना है? तो ये तीनों क्वेश्चन, सबसे पहला बात ही आ गया कि क्या पढ़ना है, तो यहीं से पता चलता है सिलेबस भाई क्या है आधुनिक भारत के इतिहास का, क्या सिलेबस क्या है। तो आइए एक नज़र जो है सिलेबस के ऊपर डालते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर जो है आपको पढ़ना है उत्तर मुग़ल शासक। उत्तर मुग़ल शासक, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है यूरोपीय कंपनी वगैरह से पढ़ाना शुरू कर देते हैं और उत्तर मुग़ल शासक को पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा जो है कठिन लगता है। लेकिन जो कठिन है वहीं से हम शुरू करेंगे, क्योंकि जो सबको कठिन लगता है ना, वो टॉपर्स को भी कठिन लगता है और जो एग्जामिनर है उसको भी कठिन लगता है, क्योंकि कभी किसी टाइम तो वो भी पढ़ा रहता है, तो उसको पता है कि कहाँ से जो है बच्चे छोड़ते हैं, क्या करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भर भर के पूछे जाते हैं और बहुत लोग जो है इसे इग्नोर करके चल देते हैं, लेकिन हमें जो है इग्नोर नहीं करना है। हम जो है यहीं से शुरू करेंगे, उत्तर मुग़ल शासक। जब हम उत्तर मुग़ल शासक पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे जो है टोटल 11 शासक को हम पढ़ेंगे, और ये 11 शासक जो है इनको अच्छा से विस्तार से पढ़ेंगे कि 11 शासक कौन कौन क्या थे। जैसे कि औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद जो है कौन शासक बना, ये सारे बात जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा होगा यूरोपीय कंपनियाँ। टोटल जो है 5 कंपनियाँ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 5 में से जो है 4 जो है प्राइवेट कंपनियाँ हैं और 1 जो है सरकारी कंपनी है। इसे हम यहाँ पे 5 कंपनी को अच्छा से पढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, खैर यहाँ जब पढ़ेंगे तो अच्छा से चर्चा करेंगे, डच कंपनी वगैरह, फ्रांसीसी कंपनी। फिर आगे देखते हैं सिलेबस में क्या हमें आगे पढ़ना है। तो तीसरा चैप्टर जो है हमारा होगा क्षेत्रीय रियासत। क्षेत्रीय रियासत में जो है सबसे पहला चीज़ हमें पढ़ना है बंगाल। बंगाल के टोटल जो है बंगाल में 11 शासक हुए, इन्हें हम अच्छा से 11 नवाब हुए, वहाँ पे हम पढ़ेंगे 11 नवाब के बारे में। फिर जो है इसी बीच जो है हमें प्लासी का युद्ध का घटना मिलता है, तो प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, वहाँ पे जो है इसका चर्चा करते हुए उसके बाद जो है तुरंत बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद जो है हम इलाहाबाद की संधि के बारे में जो है अच्छा से पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्षेत्रीय रियासत में जो है हम अवध को पढ़ेंगे। फिर अवध के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद कर्नाटक। कर्नाटक में जो है 3 कर्नाटक जो युद्ध हुए हैं उसका भली भांति से चर्चा जो है हम वहाँ पे अच्छे तरह से करेंगे। फिर जो है मैसूर। मैसूर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हैदर अली टीपू सुल्तान की चर्चा को के बारे में जो अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर 4 आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए हैं, मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में जो भी युद्ध हुआ
उसे हम अच्छे से विस्तार से वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ जो है हमारा ये क्षेत्रीय रियासत के अंतर्गत है। उसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे 6ठे नंबर पे क्षेत्रीय रियासत के अंतर्गत मराठा। मराठा को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे शिवाजी एवं उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पेशवा वगैरह ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। और यहीं पे जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, इसका भी चर्चा हम अच्छा से करेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद 3 आंग्ल मराठा युद्ध, सालवाई की संधि, बेसिन की संधि। फिर जो है हमें क्षेत्रीय रियासत में सिख के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जो है हम बहुत अच्छा से विस्तार करेंगे और यहाँ से जो है क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। फिर सिख के साथ जो है अंग्रेज और सिख के साथ जो है 2 युद्ध हुआ, 2 आंग्ल सिख युद्ध, इसे भी हम पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर जो है हमारा होगा गवर्नर तथा गवर्नर जनरल। इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइव, उसके बाद पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स, फिर जो है हम पढ़ेंगे कॉर्नवालिस, वेलेज़ली की सहायक संधि जो है हम पढ़ेंगे, जहाँ से जो पीटी और मेंस के लिहाज से जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जो हम पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, फिर डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे और डलहौजी की जो सहायक नीतियाँ हैं उससे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर जो है लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारे जो गवर्नर एवं गवर्नर जनरल हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक नज़र आप फिर से डाल लीजिए, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद जो है कॉर्नवालिस, वेलेज़ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, फिर जो है डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, ये जो है जनरल भारत के गवर्नर जनरल और जनरल के में ये सारे लोग को हम पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर जो है हमारा होगा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। यहाँ पे जो है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है कैसे भारतीय के ऊपर भू राजस्व कर लगाए जाते थे, ये सारे चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, ये सारा जो है ब्रिटिश भूकालीन राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसे हम पढ़ने वाले हैं। फिर जो है 6ठा चैप्टर हमारा होगा सिविल सेवा का विकास। सिविल, जिस सेवा के लिए आपका तैयारी अभी चल रहा है, उस सेवा का विकास कैसे हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, ये सारे चीज़ जो है अभी तो IAS बोलते हैं, पहले जो है इसे ICS के नाम से जाना, ये सारा विस्तार से चर्चा जो वहाँ पे होगा। जब सिविल सेवा का विकास का जब चर्चा हम करेंगे ना, तो प्राचीन काल से लेके वहाँ से मतलब कनेक्ट करके जो है आपको यहाँ पे डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री तक लेके आएंगे, तब जो है अच्छा से बेहतर इस पर जो है आपकी पकड़ बन पाएगी। 7वां चैप्टर जो है हमारा होगा प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास। प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास जो है 7वां चैप्टर होगा। फिर से जो है 8वां चैप्टर हमारा होगा शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास कैसे हुआ, जैसे कि प्राचीन टाइम में जो है गुरु के द्वारा जो है मौखिक रूप से शिक्षा दिया जाता था और शिष्य जो है पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। जब मतलब फसल की कटाई बुआई वगैरह होता था तो उस समय उनका क्लास जो है मतलब छुट्टी हो जाता था, पढ़ाई नहीं होता था। और कोई जो है इसके लिए कोई जो गरीब छात्र थे वो अपने मतलब एक कैपेसिटी के अनुसार जो है अपने गुरु को जो है दक्षिणा वगैरह के रूप में कुछ दिया करते थे, जो कि आज फ़ी के रूप में हम लोग जानते हैं। आप भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ फ़ी दिए होंगे और पढ़ रहे होंगे। फिर जो है उसके बाद जो है हम 9वां चैप्टर हमारा होगा समाज सुधार आंदोलन। यहाँ पे समाज सुधार आंदोलन के बाद जो है हम पढ़ेंगे 10वां 1857 के क्रांति या विद्रोह कहिए, आप जो भी कहिए, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आखिरकार 1857 की क्रांति कैसे हुई और ये जो है भारत में असफल क्यों रह गई, ये सारे चीज़ जो है यहाँ पे हम असफलता और कारण वगैरह के बारे में जो है अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर हमारा जो 11वां चैप्टर होगा भारत में राष्ट्रवाद का विकास। भारत में जो है कैसे राष्ट्रवाद पनपा और उसका विकास कैसे धीरे धीरे होते चला गया। फिर जो है 12 नंबर का चैप्टर हमारा होगा कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन। क्योंकि देखिए आप 13 नंबर में हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अभी कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना जो है 1885 में हुआ था। तो जब 1885 से पहले जो है कभी ऐसा कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना, तो उस चैप्टर को जो है हम यहाँ पे 11 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, 12 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन। कांग्रेस से पहले भी कुछ राजनीतिक संगठन बने हुए हैं जिन्हें जो है बहुत लोग सही मायने में बोले तो आज जानते ही नहीं है, तो उसे भी हम जानेंगे। फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, स्थापना के पीछे का क्या सिद्धांत था। लोग आज जो है
और कुछ भी मतलब अनाप शनाप बक देते हैं सोशल मीडिया पे कि कांग्रेस तो अंग्रेज है, कांग्रेस डैट मीन्स अंग्रेज। उल्टा सीधा बात बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना के पीछे का क्या उद्देश्य रहा है, क्या कारण रहा है, सिद्धांत क्या रहा है, फिर जो है सारा जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जब मतलब चरण के रूप में क्रमबद्ध करके देखें हम, तो 3 चरण हैं। जैसे कि उदारवादी चरण, जब शुरू में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो 1885 से लेकर जो है 1905 तक के बीच के जो क्रम था, उस समय जो है उस क्रम को जो है उदारवादी चरण के नाम से भी जानते हैं। फिर जो है 1905 से लेकर 1919 तक के जो भी घटनाएं रही, उसे हम उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं। इसमें होम रूल आंदोलन हुए, मुस्लिम लीग की स्थापना वगैरह ये हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, कांग्रेस का विवाद, सूरत में कांग्रेस का विभाजन वगैरह हुआ। यहाँ पे जब उग्रवादी चरण पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे सारे चीज़ों का चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा जो चरण था, गांधीवादी चरण था। जब गांधी जी जो है मतलब वरिष्ठर की पढ़ाई वगैरह करके जब वापस लौटते हैं, फिर साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहाँ से जो है कुछ केस वगैरह था उसे सुलझा उलझा के सत्याग्रह वगैरह कुछ कर के वापस भारत में लौटते हैं। तो 1915 में वो लौटे हुए थे, और वहाँ से जो है गांधीवादी चरण जो है 1919 से मतलब चरण के रूप में देखा जाए, जबकि उनका जब दौर आया तो 1919 से लेकर 1947 के बीच में रहा। इस चरण को जो इस बीच के जो कालखंड थे उसे जो है गांधीवादी चरण के रूप में हम जानते हैं। गांधी जी को जो है आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, अच्छे लोग, ऐसा नहीं कि गांधी जी के बारे में वो जानते नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा है कि हाँ गांधी जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बक देना है, बोल देना है, फिर बोल देते हैं। तो जब गांधी जी के बारे में हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो है हमारा सारा डाउट ही खत्म हो जाएगा कि आखिरकार जो हम अनाप शनाप बकते हैं गांधी जी के बारे में, तो उसके पीछे का मतलब क्या ही मतलब मुद्दा है। तो गांधीवादी चरण जो 1919 से लेकर 1947 तक जो था, जैसे कि इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गांधी जी के विचार क्या थे भाई, गांधी जी के विचार एवं सिद्धांत क्या थे, ये सारे चीज़ जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन जो हुआ, जैसे चंपारण में उनका आंदोलन हुआ, जब नील के खेती से जो है चंपारण के किसान को जो है अंग्रेज़ों द्वारा शोषण किया जाता था, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग जो यहाँ पे क्षेत्रीय नेता थे, वो लोग जो है गांधी से मिले और बोले कि आप यहाँ पे आइए और जो है यहाँ पे कुछ मतलब नील से जो है हम लोग का छुटकारा दिलवाइए वगैरह, ये सब खेती करने के लिए। तो चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ, अहमदाबाद हुआ। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह का अगर बात किया जाए भारत में तो वो है चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पे जो है हम अच्छे से इसे पढ़ेंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कांग्रेस से खिलाफत स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गांधी जी की 11 सूत्री मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, ये सारा चीज़ जो है गांधी जी के बारे में हम पढ़ेंगे। जब गांधी जी के विचार एवं सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम ये भी चर्चा करेंगे कि जैसे कि आजकल जो है कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे या कहीं भी जब भी मतलब गांधी जी को लेकर बात होता है, तो वहाँ पे वो लोग बात करते हैं कि हमें आज़ादी चरखा से थोड़ी मिली है। अरे हमें आज़ादी तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी लोगों से मिला है, चरखा चलाने से आज़ादी थोड़ी मिलती है। तो जब आप जो है इस टॉपिक को पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, आप जो है चरखा और क्रांतिकारी दोनों से संतुलन बैठाते हुए समझ पाएंगे कि चरखा का जो है क्या योगदान था आज़ादी में। ऐसा बोलने के लिए कोई कुछ बोल सकता है। जो मान लीजिए कि आंख बंद करके जो गांधी जी का फ़ैन है वो बोल देगा नहीं हमें आज़ादी चरखा से ही मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ादी जो है चरखा और क्रांतिकारियों के दोनों के योगदान से मिला हुआ है, दोनों के योगदान से मिला। अब देखिए जैसे चरखा से क्या गांधी जी क्या किए, जैसे चरखा से सूत काटने का काम किया जाता था, तो उस समय चरखा का प्रयोग किया गया और अंग्रेज के जो भी अंग्रेजी मतलब जो भी वस्तुएं थी उसे बहिष्कार करने का काम किया गया, जिससे जो है उनके अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचा। और चरखा के से सूत काटने में जो सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं का योगदान था, और महिला जब बढ़ चढ़ के इसमें भाग ली, तो एक तरह से कहें तो महिला भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है आगे बढ़ के आई, और महिला सशक्त हुई और आर्थिक रूप से जो है वो सहयोग देने लगी। महिलाओं का जो है ये सब जो योगदान रहा,
इसे हम कैसे भूल सकते हैं कि, और कैसे कह सकते हैं कि चरखा से आज़ादी नहीं मिला। एक जो है मानसिक तौर पे जो है चोट पहुंचाया गया चरखा और अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करके। जैसे अंग्रेजी कपड़े का प्रयोग जो भी उस समय हुआ करता था, तो हम तो खुद से अपना कपड़ा बनाएंगे पहनेंगे, तुम्हारे जो कोई भी सामग्री हम तुम्हारा इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं ना क्या होगा। और एक तरफ जो है हमारे जो क्रांतिकारी थे वो बम गोला बारूद लेके तैयार थे। भाई इंडियन हैं, हम गोली बारूद भी चला सकते हैं, चरखा के साथ साथ गोली भी चला सकते हैं। इसलिए दोनों का संतुलन यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो विस्तार से और सारी बातें करेंगे इसका। तो ये सारे जो है गांधीवादी चरण में जो है हमें अच्छा से पढ़ना है। फिर जो आगे देखते हैं, सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। 14वां चैप्टर हमारा होगा क्रांतिकारी आंदोलन। यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे गद्दर आंदोलन, कामागाटा मारू प्रकरण, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, काकोरी कांड, HSRA यहाँ पे, फिर राजगुरु सुखदेव एवं भगत सिंह की फांसी के मतलब यहाँ पे देंगे। आप भी ये कभी सुनते ही होंगे कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे। ऐसे बात आप सुने होंगे, लेकिन क्या गांधी जी सच में चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे? यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। उसके बाद मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप जो है इस प्रकार से जो भी लोग सोशल मीडिया पे आके जो है गांधी जी, भगत सिंह, ये अनाप शनाप मतलब कुछ भी बोल देते हैं, जिनके मन में जो आया, जो थॉट आया या कहीं से सुने आके बोल दिए, तो आप लोग जो है नहीं बोलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है जब अच्छे से पढ़ लेंगे डीपली तब। 15वां चैप्टर होगा सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज। उसके बाद जो है 16वां चैप्टर हमारा होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद जो है हम पढ़ेंगे 17वां चैप्टर भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जब पढ़ लेंगे, फिर जो है हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नौसैनिक विद्रोह। ये क्या है भाई नौसैनिक विद्रोह। फिर जो है कैबिनेट मिशन योजना के बारे में जानेंगे, माउंट बेटन योजना के बारे में जानेंगे। फिर 21वां चैप्टर हमारा होगा जनजाति एवं कृषक आंदोलन। फिर जो है लास्ट चैप्टर जब हमारा होगा भारत में सांप्रदायिकता एवं भारत का विभाजन। यहाँ पे जो है हमारा ये लास्ट चैप्टर होगा। और इसके बाद का जो भी 1947 से अब तक की जो भी घटनाएं हैं वो स्वतंत्रता पश्चात भारत के इतिहास में जो है हमें पढ़ना रहता है। अब जो है हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए बीपीएससी का एग्ज़ाम का ही लेते हैं, तो इसमें जो है पीटी होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। पीटी में जो है टोटल 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जिसमें केवल आधुनिक भारत के इतिहास से जो है अगर देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वेटेज है हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से। यहाँ पे जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। उसी प्रकार से अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम का बात किया जाए तो यूपीएससी में जो है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। पीटी में जो है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। टोटल 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो है अगर समझ लीजिए आप अगर 6 क्वेश्चन एंसेंट और मेडाइवल से पूछे जाते हैं तो ज़रूर जो है 8-10 जो है आपसे मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अदर स्टेट पीसीएस का भी आप तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप मोटे तौर पे ये समझिए कि एंसेंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग दुगुना क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ये बात कहना एकदम सही है। थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अब मान लीजिए किसी वर्ष पूछ दिया, 10 क्वेश्चन पूछ दिया ना, या 15 क्वेश्चन पूछ दिया एंसेंट मेडाइवल से, अब 30 क्वेश्चन थोड़ी पूछ देगा। लेकिन ये अनुमान है, ऐसा है। जैसे यहाँ इसी ही देखें, टोटल अगर 30 क्वेश्चन है तो फिर 20 क्वेश्चन पूछ दिया, यानी कि 10 क्वेश्चन कहाँ से एंसेंट और मेडाइवल से पूछा।
और बीपीएससी के इंटरव्यू में भी कभी कभी जो है आप जो है बिहार से हैं तो बिहार के इतिहास के बारे में जो है क्वेश्चन मौखिक तौर पे जो है कुछ ना कुछ पूछ ही दिया जाता है और इसके तैयारी बिना जो है आप जा ही नहीं सकते हैं। यानी कि एक बात कहा जाए कि अगर एग्ज़ाम को, इन सारे एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ नहीं सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात किए हुए थे कि जब इसमें जो है हम बात करेंगे सिलेबस, यानी कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इस संदर्भ में जो है हम लोगों ने क्या पढ़ना है ये तो देख लिए कि क्या पढ़ना मतलब सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो कितना पढ़ना है वो भी सिलेबस में पूरा मतलब कैटेगरी वाइज करके हम तो दिखाई दिए थे क्या क्या कितना कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इस बात को जो है एक छोटा सा टॉपिक लेकर जो है हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा चैप्टर था उत्तर मुगल शासक, उत्तर मुगल शासक, ये पहला चैप्टर था। तो पहला चैप्टर का थोड़ा सा जो है हम कुछ भाग को कंप्लीट करते हैं और इससे सीखते हैं कि कैसे पढ़ना है, आखिरकार इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बात आता है मुगल साम्राज्य का पतन। आखिरकार मुगल साम्राज्य का पतन जो है कैसे हो गया, ये चीज़ जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात आता है कमज़ोर उत्तराधिकारी का। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया तो उसके बाद के जो भी उत्तराधिकारी थे वो बहुत उतना मतलब मजबूत नहीं हुए, वो कमज़ोर हुए थे, कमज़ोर उत्तराधिकारी। दूसरा चीज़ जैसे कि अकबर जो था, अकबर जो है उदार नीति का था, उदार प्रवृत्ति का था। वो सारे धर्म का सम्मान करता था और सारे धर्म के लोगों को जो उनके धर्मों का भी सम्मान करता था और एक उदार नीति को अपनाता था। लेकिन जब औरंगजेब जो है शासक बनता है तो अकबर के जो धार्मिक नीतियाँ थी उसे जो है वो त्याग देता है। ये भी एक रीज़न रहा कि जो है उत्तर मुगल शासक के पतन में। लेकिन क्या औरंगजेब जो है शुरू से ही ऐसा ही था? तो नहीं, इसका जवाब है कि औरंगजेब जो है शुरू से कट्टर नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब जो है जब उसकी सेना जा रही थी तो रास्ते में जो है गलती से ही एक मंदिर मतलब टूट गया था। फिर जो है औरंगजेब अपना गलती स्वीकार करते हुए जो है उस मंदिर का निर्माण कराया था। तो आखिरकार जो व्यक्ति इतना उदार था वो कैसे फिर कट्टर बन गया? तो इसके पीछे क्या भी कहानी है। इसके पीछे का कहानी ये है कि औरंगजेब के जो भाई थे, तो औरंगजेब के जो भाई थे, सबसे जो बड़े भाई थे दारा शिकोह, उनको जो है बनाया जाना था मतलब मुग़ल शासक, क्योंकि वो पूरा जो है अकबर की तरह जो है उदार थे। लेकिन औरंगजेब के महत्वाकांक्षा ने इतना शासक बनने के लिए प्रबल कर दिया कि वो अपने भाइयों का ही हत्या कर देता है। भाइयों को मतलब हत्या कैसे किया, जैसे कि हत्या नहीं किया, सॉरी, वो जो है इस प्रकार से कुछ उन्हें जो है दरबार में जो है घोषित कर दिया कि ये इस्लाम विरोधी हैं और अपने आप को इस्लाम के कट्टर बताने लगा। और इस्लाम के जब कट्टर बताने लगा तो दरबार में जो भी इस्लाम थे वो जो है उन्हें समझने लगे कि ये तो हमारे धर्म को आगे लेके जाएगा, हमारी ही बात करता है। तो उनका समर्थन जो है औरंगजेब को प्राप्त हो गया। जब एक बार जो है आपको जब किसी गलत धार्मिक तौर तरीके से जो है समर्थन मिल जाए तो फिर आप जो है वहाँ से पीछे नहीं जा सकते हैं। अब आगे जो है मानते हैं वो उदार होता तो कैसे होता, क्योंकि जिनका उन्हें समर्थन था, जिनके वजह से जो है वो शासक बना था, वो तो फिर उनका साथ छोड़ देते हैं। तो यही सब जो रीज़न है औरंगजेब को जो है कट्टर बनने पे मजबूर किया। तो यानी कि दूसरा पॉइंट था औरंगजेब की धार्मिक
कट्टर नीति। इतना ही नहीं, औरंगजेब जो है जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर लगाता है। जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर लगाया। तीर्थ यात्रा जो अकबर जो है इसको समाप्त कर दिया था। जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर है, उसे जो औरंगजेब जो है इस टैक्स को लगाता है तीर्थ यात्रा कर। जैसे कि हम लोग ये 4 धाम जो होता है घूमने वगैरह जाते हैं, तो अगर अभी जो है औरंगजेब का शासक रहता तो उसके लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता। तो तीर्थ यात्रा कर पे जो है औरंगजेब जो है टैक्स लगाया। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं अकबर की उदारवादी नीतियों का परित्याग। नीतियों का त्याग। अकबर के जो उदारवादी नीति थे उन्हें जो है औरंगजेब द्वारा त्याग कर दिया गया। फिर जो है इसमें हम आगे देखें तो राजपूत नीति का त्याग। नीतियों का त्याग। राजपूत के प्रति जो है मुग़ल शासक अपना नीति रखते थे, उसे त्यागना जो है एक बहुत बड़ी मुग़ल शासकों की भूल थी, जिसके वजह से जो है धीरे धीरे जो है मुग़ल साम्राज्य जो है पतन की ओर अग्रसर होने लगा। उसके बाद जो है जनता पे जो है जनता पर अधिक कर लगाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। जनता पे जो है अधिक कर लगाना, ये जो है मुग़ल साम्राज्य के पतन का जो है कारण था। ये थोड़ा पीछे हम चले हैं, इससे जो है हमें मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ना रहता है, लेकिन हमें जो है पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से लेकर 1947 तक। तो थोड़ा सा पीछे चले कि आखिरकार मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो ये बात हो गई। तो अब जो है औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है 1707 में, 3 मार्च 1707 को, तो उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी को देखेंगे अब। महत्वपूर्ण तो यहीं से है, औरंगजेब की का उत्तराधिकारी। अगर बात किया जाए औरंगजेब के उत्तराधिकारी के बारे में, तो औरंगजेब के कुल 5 पुत्र हुए। कुल 5 पुत्र थे। मुअज्जम, दूसरा पुत्र आजम, तीसरा, औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, फिर जो है चौथा मोहम्मद सुल्तान, और 5वां पुत्र जो था अकबर। आप लोग ये अकबर देखकर थोड़ा ये होगा कि अकबर, तो आप जो अकबर समझ रहे हैं वो अकबर नहीं है। ये जो है औरंगजेब का पुत्र जो है अकबर के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है। तो ये 5 पुत्र औरंगजेब के उत्तराधिकारी का बात किया जाए, 5 पुत्र तो कौन कौन से थे? मुअज्जम, पहला मुअज्जम, दूसरा आजम, तीसरा कामबख्श,
चौथा मोहम्मद सुल्तान और पांचवा अकबर। अकबर को लेकर जो है संशय नहीं बनाना है, आप जिस अकबर को समझ रहे हैं वो अकबर नहीं है। हम आगे इसको देखते हैं कौन सा अकबर है। अब जो है औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर, तो अकबर को जो है मारवाड़ के शासक यशवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है 1678 में, तो मारवाड़ अभियान के लिए जो है अकबर को भेजा जाता है। जब अकबर जो है अभियान पे जाता है तो वहाँ पे जो है राजपूत जो है इसे बताते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी जो है औरंगजेब हैं, वे तुम्हें चाहते हैं कि तुम शासक बनो ही नहीं, इसलिए जो है वे तुम्हें मारवाड़ अभियान के लिए भेज दिए हैं। क्योंकि क्या तुम्हें नहीं पता है कि राजपूतों से लड़ने के बाद जो है क्या होगा, तुम मारे जाओगे। उसके बाद जो है अकबर को, जो औरंगजेब का पुत्र है, उसे राजपूतों ने अच्छा बहुत ठीक ठाक से पिलाया उलाया। उसके बाद नशे में आकर जो है, नशे में आदमी अपना होश कहाँ रखता है, होश खो बैठा और बोला बात तो सही है, ये तो मेरे पिताजी को भी पता था कि अगर हम राजपूतों से लड़ेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। वो चाहते ही नहीं है कि हम जो है मुग़ल शासक बने। और जिस अकबर को भेजा गया था मारवाड़ अभियान पे, जिस सेना का नेतृत्व कर रहा था अकबर, वो स्वयं जो है उस सेना का विद्रोह कर दिया। अब भाई साहब देखिए, जिस सेना का नेतृत्व कर रहा है उसी सेना का विद्रोह कर दिया। जब सुबह में जो उसकी नींद खुली, होश में आया, शराब का तो नशा कितना देर रहेगा, आदमी रात को पिया, जो करना था उल्टा सीधा कांड किया। सुबह में जब होश आया तो बोला अरे मैंने ये क्या कर दिया। उसे जो है तुरंत दरबार की एक घटना याद आई। अकबर जो है दक्षिण अभियान पे, औरंगजेब जो है दक्षिण अभियान पे था, और जब आया तो अपने ही पुत्र को वो नहीं पहचानता था, 25 साल बाद आया था। तो एक पुत्र जब राजकुमार वगैरह जा रहे थे दरबार से, तो पूछा ये कौन है, तो पता चला कि ये जो है आप ही के तो पुत्र हैं। तो एक का शक्ल देखकर जो है वो बोला ये तो मेरे खिलाफ जो है विद्रोह करेगा, और इस बात को विद्रोह करेगा जान के जो है तुरंत जो उसे कैद कर दिया गया था। ये बात जब औरंगजेब के पुत्र अकबर को याद है तो बोला अब तो भाई मेरा कल्याण नहीं है, चल भाग चलते हैं यहाँ से। वहाँ से भागा और मराठाओं के पास पहुँचा, क्योंकि मराठा जो है कट्टर विरोधी थे मुग़ल शासक के, मुग़लों के। तो सबसे पहले जो है राजा राम के पास पहुंचा, वहाँ पे शरण लेने के लिए भागते दौड़े पहुंचा। फिर वहाँ पे उसको कुछ अच्छा फील नहीं हुआ था, संभाजी के पास पहुंचा। फिर वहाँ पे भी उसको सेफ महसूस नहीं हुआ, तो वहाँ से जो है अकबर, जो औरंगजेब का पुत्र है, ईरान चला गया। और ईरान गया, फिर वहाँ पे जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो जिस बात को हम लिखे हैं, बोले हैं, उसी बात को जो है लिख के हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अकबर मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक कौन थे? यशवंत सिंह। यशवंत सिंह, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1678 में। इनके मृत्यु के बाद जो है यहाँ पे जो है अकबर जो है मारवाड़ अभियान के लिए पहुँचा, और मुग़ल सेना का जो है अकबर क्या कर रहा था, मुग़ल सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसी सेना का जो है क्या कर देता है, विद्रोह। और विद्रोह कर देने के बाद क्या हुआ, विद्रोह करने के बाद जो वो पहुंचता है कहाँ, मराठा के पास। सबसे पहले पहुंचा राजा राम के पास। इनके पास क्यों पहुंचा? उसके बाद वो पहुंचा संभाजी के पास। संभाजी इनके पास क्यों पहुंचा?
शरण लेने के लिए। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे भी उसको अच्छा से फील नहीं हुआ, फिर ईरान चला गया। ईरान गया और ईरान में ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ईरान में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। इतना ही बात को जो है हम लोगों ने देखा था कि जब विद्रोह कर दिया मारवाड़ के शासक, जब यशवंत सिंह की मृत्यु हो गए तब अभियान के लिए जो है औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था। फिर जो है उसके बाद जो है उसने जिस मुग़ल सेना का नेतृत्व कर रहा था उसी का विद्रोह कर दिया। फिर शरण लेने के लिए राजा राम के पास पहुंचा, फिर संभाजी के पास पहुंचा। पहले राजा राम के पास पहुंचा था, फिर संभाजी के पास, फिर जो है वहाँ से जो है ईरान चला गया और ईरान में जो है उसकी मृत्यु हो गई। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन आपके मन में क्रिएट होना चाहिए कि औरंगजेब के किस पुत्र का, औरंगजेब की किस पुत्र का मृत्यु ईरान में हुआ, ईरान में हुआ। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। ऑप्शन में दिया रहेगा अकबर, लेकिन अकबर कोई टिक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो औरंगजेब के पुत्र अकबर को जो है समझेगा कि ये वो अकबर है, और यहाँ पे जो है वो ऑप्शन में दिया रहेगा फिर भी गलती कर देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, औरंगजेब के किस पुत्र ने मुगल सेना का विद्रोह कर दिया। मुगल सेना का विद्रोह औरंगजेब के किस पुत्र ने किया, किस पुत्र ने किया। अब इस प्रकार से फिर से ऑप्शन में रहेगा अकबर, लेकिन अकबर कोई टिक लगाएगा ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, मारवाड़ के अभियान पर किसे भेजा गया, औरंगजेब के किस पुत्र को जो है मारवाड़ के अभियान पर भेजा गया, तो इसका भी जवाब होगा अकबर। चौथा क्वेश्चन बन सकता है, मराठों के पास शरण लेने के लिए औरंगजेब के कौन सा पुत्र गया था, या मराठों के पास शरण लेने के लिए कौन गया, तो इसका भी जवाब होगा अकबर। फिर जो है देखिए, हम बोले थे ना क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इतना ही बात को जो है निचोड़कर इतना क्वेश्चन जब हम देख लेंगे तो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कहाँ से, आखिरकार क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से। तो पढ़ने का कुछ तरीका जो है इस प्रकार है। फिर जो है यहाँ पे जो है टोटल कितने पुत्र थे औरंगजेब के, औरंगजेब के टोटल 5 पुत्र, एक का काम तमाम। अब जो है इसके अगले पुत्र को, आगे वाला जो है देखते हैं, मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान का क्या कहानी है भाई, इसका मृत्यु जो है अकबर के शासनकाल में ही हो गया। इसका मृत्यु कब हो गया, अकबर के शासनकाल में ही 1676 में जो है इसकी मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब के जो टोटल 5 पुत्र थे, 5 पुत्र में जो है ये भाई साहब गए, 2 आदमी ख़त्म मतलब ख़त्म। अब जो है आगे फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। अब जो है आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। 3 मार्च 1707 को जो है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उनके तीनों पुत्र कौन कौन से हैं भाई, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों पुत्र में जो है सत्ता को लेकर जो है क्या चल रहा है भाई, संघर्ष। इन तीनों पुत्रों में जो है सत्ता के लिए संघर्ष ठीक ठाक से चला, और जब सत्ता के लिए संघर्ष चलेगा तो तलवारें भी चलेगी, तलवारें चलेगी तो जान भी जाएगी।
फिर हुआ क्या, हुआ कुछ इस कदर, मुअज्जम जो है, मुअज्जम अपने ही भाई आजम को, आगरा के पास एक जगह है जजऊ, आगरा के पास एक जगह है जजऊ, यहीं पे जो है इसे पराजित करता है और उसकी हत्या कर देता है। पराजित करके क्या किया, हत्या कर दिया। कौन, मुअज्जम जो है आजम की हत्या कर दिया। कब, देखिए 3 मार्च 1707 को तो औरंगजेब मरा, ज़्यादा दिन बीता भी नहीं, 18 जून 1707 को, 18 जून जो है 1707 को जो है मुअज्जम आगरा के पास जजऊ नामक स्थान पे अपने ही भाई आजम की को पराजित करके हत्या कर देता है। और जब पराजित करके हत्या कर दिया, फिर जो है ये मुगल बादशाह शाह आलम प्रथम, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, या कहे तो शाह आलम प्रथम, आलम प्रथम के नाम से जो है ये मुगल बादशाह बनता है। कहानी क्या था, 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उनके तीनों पुत्र जो थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इनमें जो है सत्ता के लिए संघर्ष चलता है। फिर होता क्या है, मुअज्जम जो है अपने ही भाई आजम की हत्या कर देता है। आगरा के पास जो है एक जजऊ नामक स्थान है, वहाँ पे 18 जून 1707 को। अब आगे की कहानी जो है, जब मुअज्जम जो है जब मुग़ल बादशाह बन जाता है तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, या दूसरा नाम इसे शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल 5 पुत्र थे औरंगजेब का, भाई आजम आप भी गए, मुअज्जम का रास्ता क्लियर। अब बचे कामबख्श, कामबख्श को क्या वो बख्श देगा, बिल्कुल नहीं बख्शेगा। कामबख्श को जो है मुअज्जम जो है, मुअज्जम हैदराबाद में, कहाँ, हैदराबाद में जो है कामबख्श को पराजित कर क्या किया, हत्या कर दिया। कब किया हत्या, वो जून में हुआ। ये जो है 13 जनवरी 1709, 13 जनवरी 1709 को हैदराबाद में जो है कामबख्श का भी काम तमाम, इनको भी नहीं बख्शा गया, ये भी ख़त्म, इनको भी हत्या कर दिया जाता है मुअज्जम के द्वारा। अब ऐसा कहा जाता है कि मुअज्जम के बाद जो है सबसे प्रबल दावेदार जो है शासक बनने का अगर कोई था तो आजम था। औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है मुग़ल शासक बनने की सबसे प्रबल, अगर देखा जाए प्रबल संभावना, तो आजम की थी। क्यों आजम की थी, क्योंकि आजम को जो है मुग़ल दरबार में जो अमीर थे उनका समर्थन था। अमीर मतलब यहाँ पे ये धनी गरीब वाला अमीर नहीं है, अमीर का मतलब है अधिकारी। जो मुग़ल दरबार के जो अधिकारी थे उनका समर्थन किसको था, आजम का था। और औरंगजेब के मृत्यु के बाद प्रबल संभावना किसकी थी मुग़ल शासक बनने की, तो आजम की थी। और एक और पॉइंट है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो आजम जो है कहाँ था, आजम जो है आगरा में ही था। इस लिहाज से जो है आजम की प्रबल संभावना बनती है। लेकिन अगर बात किया जाए शासक बनने की सबसे ज़्यादा योग्यता की जब बात होगा, तो शासक बनने की सबसे ज़्यादा योग्यता जो है
आपको जो है कामबख्श में मानी गई हैं। प्रबल संभावना की बात आएगा जब, तो योग्यता का बात आएगा तो कामबख्श, प्रबल संभावना का बात आएगा तो ये क्या होगा, प्रबल संभावना का बात आएगा तो आजम। इस बात को भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, प्रबल संभावना आजम और योग्यता कामबख्श। और ऐसा भी कहा जाता है कि औरंगजेब के पूर्व जो है, उससे जब मृत्यु के पूर्व जो है शासक बनने का जो मतलब ये था, सब में जो है वसीयत तैयार कर दिया गया था कि इस क्षेत्र के शासक ये होंगे। टोटल 21 प्रांतों में शासक चल रहा था जब औरंगजेब शासन कर रहा था, तो एक वसीयत तैयार कर दिया गया था। और मुअज्जम जो है आजम के पास पहुंचा जब वसीयत के आधार पर जो है शासक बनने की, वो जो विभाजन करने के लिए क्षेत्रों में, तो आजम जो है इनकार कर देता है और संघर्ष जो है यहीं से शासक बनने का शुरू हुआ। कुछ कहानी इस कदर था। अब जो है आगे हम देखेंगे कि जब अब ये 5 भाई जो थे, तो पांचों भाई का जब निपटारा हो गया और मुअज्जम मुग़ल शासक बन गया। मुअज्जम को जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो जब ये शासक बने थे तब इनका उम्र देखा जाए तो 63 वर्ष था। कहीं कहीं जो है आपको 65 वर्ष भी किसी किसी बुक में मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बात किया जाए तो सहमति बनी है 63 वर्ष पे। तो सोचिए कि एक बूढ़ा व्यक्ति ही, बूढ़ा ही बोलेंगे 63 वर्ष के व्यक्ति को, जब शासक बनेगा तो क्या यो युद्ध करने के लिए उतना सक्षम होगा शारीरिक तौर पे या किसी भी तरह से? नहीं होगा। तो इसका जवाब होगा जो है नहीं होगा। तो जब शासक बनते समय इसकी टोटल उम्र कितनी थी? 63 थी। और जब 63 हो गई थी तो ये किस प्रकार का नीति अपनाया शासक चलाने के लिए? तो शांति प्रियता की नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई? शांति प्रियता की नीति अपनाई। अब इसके खून में उतना उबाल कहाँ रहा, गर्मी कहाँ रहा कि जो चलेगा लड़ने। और शांति प्रियता के नीति अपनाई तो मुग़ल शासकों के समक्ष जो है सबसे बड़ी चुनौती ये पांच लोग थे। पहला राजपूत, अब राजपूतों के साथ कैसा बिहेव किया जाएगा। दूसरा मराठा। तीसरा सिख। पहला राजपूत, दूसरा मराठा, तीसरा सिख, चौथा जाट या जाटो बोले, और पांचवा बुंदेलखंड। बुंदेल नेता छत्रसाल। बुंदेलखंड ये यूपी में है। बुंदेल नेता छत्रसाल। ये 5 लोगों से कैसे अपना नीति किया जाए। तो शांति प्रियता तो पहले ही बोल दिया कि इस प्रकार से नहीं। अब जो है इसके द्वारा बहादुर शाह प्रथम के द्वारा राजपूतों के साथ जो है मेल मिलाप की नीति अपनाया गया। राजपूत के साथ कैसा नीति अपनाया बहादुर शाह प्रथम? तो मेल मिलाप की नीति अपनाई। उसके बाद जो है इसमें 2 नाम आता है, जय सिंह और अजीत सिंह। जय सिंह और दूसरा नाम आता है अजीत सिंह। तो जय सिंह को जो है बहादुर शाह प्रथम जो है
आमेर, जय सिंह को जो है बहादुर शाह प्रथम जो है आमेर दे देता है और अजीत सिंह को जो है मरवाड़। जब ये राजपूत के साथ मेल मिलाप की नीति बहादुर शाह प्रथम अपनाता है तो जय सिंह को आमेर का शासक बनाया और अजीत सिंह को मरवाड़ का शासक बनाया। यानी कि बोले तो इन दिनों का जो है राज्य जो है वापस कर दिया। लेकिन जो जय सिंह जो है मालवा के सूबेदारी जो था जय सिंह के पास, मालवा की सूबेदारी इसे वापस नहीं किया, ठीक है। और अजीत सिंह के पास जो गुजरात की सूबेदारी थी, गुजरात की क्या थी सूबेदारी, इसे जो है वापस नहीं किया। राज्य वापस दे दिया लेकिन मालवा की सूबेदारी और गुजरात की सूबेदारी जो है वापस नहीं किया। तो यहाँ से जो है फिर से क्वेश्चन बनेगा, बहादुर शाह प्रथम के काल में राजपूतों के संदर्भ में क्या सत्य है। पहला ऑप्शन होगा राजपूतों के साथ जो है संघर्ष किया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में होगा मेल मिलाप की नीति अपनाई और तीसरा ऑप्शन में होगा जय सिंह अजीत सिंह को जो है उनका राज्य वापस कर दिया और साथ ही साथ जय सिंह को मालवा की सूबेदारी और अजीत सिंह को जो है गुजरात की सूबेदारी वापस कर दी। और चौथा ऑप्शन में होगा जय सिंह और चौथा ऑप्शन मान लीजिए कि उपयुक्त में से सभी हटाइए। तो कौन सा आंसर क्या होगा? तो सबसे पहला जो हम लोग देखें मेल मिलाप की नीति अपना ये हुआ और तीसरा ऑप्शन में था कि जय सिंह अजीत सिंह को राज्य वापस कर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा उनकी सूबेदारी जो है वापस नहीं की है, सूबेदारी वापस नहीं की है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं ये बहादुर शाह प्रथम को लेकर। अब जो है मराठों के साथ इनका कैसा संबंध था? मराठा में बात करें तो सबसे पहले जो है शिवाजी के बारे में बात करते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 1680 में। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। फिर इनके दो पुत्र, कौन कौन से पुत्र थे? संभाजी और राजाराम। संभाजी, राजाराम। अब जो है संभाजी की जब मृत्यु हो जाती है 1689 में और इनके जो पुत्र कौन थे? 1689 में इनकी मृत्यु, इनके पुत्र जो है साहू थे। और राजाराम की मृत्यु कब हो जाती है? 1700 में। 1700 ईस्वी में जो है राजाराम की मृत्यु हो जाती है। संभाजी के पुत्र साहू थे जिसको जो है औरंगजेब के द्वारा जो है कैद किया गया था। और बहादुर शाह प्रथम को BSI फर्स्ट लिखते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो है इनको जो है कैद से छुड़वाया था, मुक्त किया था। बहादुर शाह प्रथम जो है कैद से मुक्त किया था। किसको? साहू को। साहू किनके पुत्र थे? तो संभाजी के, कैद से मुक्त किया था। और उधर अगर राजाराम का देखें तो राजाराम का मृत्यु जब हो जाता है 1700 ईस्वी में, तो उनकी विधवा पत्नी जो है जो ताराबाई थी, ताराबाई और राजाराम के पुत्र कौन थे? शिवाजी द्वितीय। तो जब राजाराम की मृत्यु हो गई तो उनकी विधवा पत्नी ताराबाई शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बन के जो है शासन का संचालन कोल्हापुर से करती है। कोल्हापुर से जो है संरक्षिका बन के जो है शासन का संचालन करती है। तो हम लोगों ने देखा क्या मराठा में जो है सबसे पहले शिवाजी आएंगे। शिवाजी का जब मृत्यु जो है 1680 में हो जाता है तो शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। संभाजी के पुत्र थे साहू,
संभाजी की जब मृत्यु हो गई 1689 में, और शाहू को जो है कैद करके रख दिया गया था, औरंगजेब के द्वारा किया गया था, जिसे जो है बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम, जिसे शुरू में हम लोगों ने देखा था, कैद से मुक्त करवाया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि शाहू को जो है कैद से मुक्त कराने में सबसे ज़्यादा जो है प्रयास कौन किया था? कौन चाहता था कि शाहू जो है मुग़लों से जो है, मुग़ल कैद से जो है मुक्त हो जाए? तो इसमें इसका नाम आएगा आजम का। आजम जो है सबसे ज़्यादा प्रयास किया था शाहू को जो है कैद से मुक्त कराने में। लेकिन मुक्त किया कौन, ये क्वेश्चन आएगा तो फिर बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब जो है बहादुर शाह प्रथम जो है मराठों के साथ कैसे नीति अपनाते हैं, इसको हम देखते हैं। तो मराठों के साथ जो है बहादुर शाह प्रथम ऊपरी तौर पे मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो है मराठों के साथ ऊपरी तौर पे मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। और जो है यहाँ पे जो है क्या होता है, शाहू को कैद से मुक्त कर दिया जाता है। कैद से क्या कर दिया जाता है? मुक्त कर दिया जाता है। और मराठों को जो है चौथ एवं सरदेशमुखी में सरदेशमुखी का अधिकार दिया जाता है। अब अधिकार दिया जाता है किसके द्वारा? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर ये चौथ या सरदेशमुखी क्या है, तो चौथ जो है जब मराठों के द्वारा जो है किसी क्षेत्र को विजिट किया जाता था, विजय किया जाता था, और उस क्षेत्र को जो है फिर वापस कर दिया जाता था, और वहाँ पे संरक्षण के नाम पे जो है वहाँ से 1/4 भाग जो है वसूला जाता था। इसे क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। चौथ में क्या होता है? चौथ में क्या होता है? मराठाओं के द्वारा कोई क्षेत्र को विजिट किया जाता था, फिर उस क्षेत्र को वापस कर दिया जाता था, और फिर वहाँ से जो है 1/4 भाग जो है लिया जाता था। सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी, इसको कुछ इस तरह समझिए। मराठा किसी क्षेत्र को जो है विजिट करते थे, जीतते थे किसी क्षेत्र को, और उस क्षेत्र में जो है वापस नहीं करते थे, लेकिन वहाँ से जो है 1/10 भाग जो है, 1/10 भाग जो है वहाँ से जो है वो प्राप्त करते थे। अगर किसी क्षेत्र को विजिट कर लिए, फिर वहाँ से जो 1/10 भाग प्राप्त करते थे। और ये जब वापस नहीं करते थे, चौथ में क्या करते थे? क्षेत्र वापस कर लेते थे। लेकिन ये जब सरदेशमुखी का क्या सीन है, जब किसी क्षेत्र को जीत रहे हैं और अपने क्षेत्र में उसे मिला ले रहे हैं, अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? मिला ले रहे हैं, तब वहाँ से जो है 1/10 भाग जो है प्राप्त करते थे संरक्षण के नाम पे। ये जो है आपका जो है क्या है? सरदेशमुखी है। अब जो है आगे देखेंगे सिखों के साथ कैसा संबंध रहा। तो सिखों के साथ जो है बहादुर शाह प्रथम का, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट का मैत्रीपूर्ण संबंध रहा। मैत्रीपूर्ण छोड़िए, पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई। बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ जो है पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई। इसी में जो है हुए गुरु गोविंद सिंह, जो जिनका संबंध जो है बहादुर शाह प्रथम के साथ जो है मित्रतापूर्ण था, और वो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा जो है मनसब जो है प्रदान किया गया उन्हें। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या जो है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र में एक स्थान है नांदेड़,
वहीं पे जो है कुछ पठानों के द्वारा कर दिया गया। और उसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह के हत्या के बाद मुगलों के द्वारा जो है सिखों का दमन जो है और ज़्यादा बढ़ गया। फिर गुरु गोविंद सिंह की एक शिष्य थे बंदा बहादुर, जिनका मतलब बंदा बहादुर के द्वारा जब मतलब सिखों पे जो है मुग़ल शासकों के द्वारा जो है अत्याचार धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो बंदा बहादुर जो उनके गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे वो जो है विद्रोह किए। और विद्रोह जब किए तो चूड़ामन के सहायता से जो है बंदा बहादुर के विरुद्ध जो है जो अभियान शुरू किया गया। और दिल्ली में जो है फर्रुखसियर काल में जो है बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया 1716 में। चूड़ामन के सहायता से मुग़लों ने ये सारा काम किया। अब आगे जो है हम देखेंगे जाटों के साथ। जाटों के साथ कैसा संबंध था, तो जाटों के साथ जो है इनके साथ भी जो है बहादुर शाह प्रथम जो है मेल मिलाप की नीति अपनाए। मेल मिलाप की नीति अपनाए, मेल मिलाप का नीति अपनाते हैं। और जो बुंदेल नेता छत्रसाल थे इनके साथ भी बहादुर शाह प्रथम जो है मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। तो विद्वानों के द्वारा कुछ ऐसा मतलब कहा जाता है कि अस्पष्ट नीतियों का मतलब बहादुर शाह प्रथम के मतलब संदर्भ में कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसके पास जो है अस्पष्ट नीतियों का अभाव था, जिसके कारण जो है इसकी जब मृत्यु 17 फरवरी बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु जो है 17 फरवरी 1712 को जब हो जाता है, 17 फरवरी 1712 को जब इसकी मृत्यु हो जाता है, तब जो है मुग़ल दरबार में जो है गुटबंदी बढ़ जाता है। गुटबंदी बढ़ जाता है क्योंकि इसके पास जो है स्पष्ट अभाव का कमी था, और यही कारण था जो है मुग़ल दरबार में जो है गुटबंदी बढ़ गया। तो ये रहा कुछ बहादुर शाह प्रथम के बारे में, यानी कि क्या इसका नाम था, मोज़म के बारे में। अब जो है उत्तर मुग़ल शासक में जो है हमें टोटल जो है 11 उत्तर मुग़ल शासक में जो है उत्तर मुग़ल काल में टोटल 11 शासक को हमें पढ़ना था। 11 शासक में से जो है एक शासक को जो है हम लोग देख लिए, कौन था, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र हुए, जहादर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह। तो अब जो है इसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है जहादर शाह जो है उत्तर मुग़ल शासक का शासक बनता है। अब इसके बीच भी जब बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र हुए तो जहादर शाह वगैरह इन लोगों में भी लेके सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। तो इसे भी हम मतलब अब आगे के जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। फ़िलहाल हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो टोटल 11 मुग़ल शासक थे इनमें क्रमबद्ध कौन कौन से, और तीसरा जो हुए फर्रुखसियर हुए, फर्रुखसियर। चौथा जो है रफ़ी उदरजात। 5वां शासक हुए रफ़ी उदौला। 6ठा शासक हुए मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद 6ठा हो गया। 7वां थे अहमद शाह। 8वां आलमगीर द्वितीय। 9वां जो थे शाह आलम द्वितीय।
10वां अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, और 11वां था बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र। ये जो है टोटल उत्तर मुग़ल शासक जो हुए कौन कौन से हुए, एक बार आप देखिए। बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जो है जहादर शाह, फिर जो है फ़र्रुखसियर, उसके बाद जो है रफ़ीउद्दर्जात, फिर जो है रफ़ीउद्दौला, और उसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो है अहमद शाह, उसके बाद जो है आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, फिर जो है अकबर द्वितीय, उसके बाद जो है बहादुर शाह जफ़र है। आप जो है इससे 1 मिनट देखिए, तब तक एक क्वेश्चन है मैं इसे निकालता हूँ, पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, उत्तर मुग़ल शासकों के कालानुक्रमिक क्रम, मतलब क्रम पूछ देता है आपसे, ठीक है, और क्रम पूछ देता है किस क्रम में, मतलब उत्तर मुग़ल शासक कौन कौन से बने हैं। और इसमें दिया हुआ मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद दिया है अहमद शाह, उसके बाद फिर दिया है आलमगीर द्वितीय, और फिर दिया है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अब जो ऑप्शन में आपको दे देगा 1 2 3 4, मतलब ए ऑप्शन में, बी में दे देगा आपका 2 2 3 4 1, सी में इसी प्रकार से कुछ दे देगा 3 4 2 1, और डी में दिया हुआ है 2 3 4 1। तो इस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित करने के, ये यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन आपके लोगों के समक्ष लेके नहीं आया हूँ, लेकिन इसमें आपसे क्रम पूछ देता है कि कौन से क्रम सही है। तो आप देखिए मोहम्मद शाह सबसे पहले, तो मोहम्मद शाह ठीक है, ये 1 नंबर ठीक। उसके बाद जो अहमद शाह, तो अहमद शाह है सेकेंड, ठीक है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय ठीक। उसके बाद जो है आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय। तो ये दोनों, ये एकदम से देखें ना तो 1 2 3 4 ये क्रमबद्ध ही लिखा गया है क्वेश्चन में, और यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। तो इसके लिए मतलब इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये बात ध्यान में रखना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ये जो है पूरे तरह से क्रमबद्ध है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से जो है नेक्स्ट सेशन में जो है हम बात करेंगे जहादर शाह के बारे में। आखिरकार जहादर शाह जो है अपना शासक बनने के लिए किस प्रकार से संघर्ष की, ये सारी चर्चाएं जो हो नेक्स्ट क्लास में आपकी होगी। फिलहाल धन्यवाद।